गुड मॉर्निंग बेटा। 78 से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं जिनको अपन डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसने बोला ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है HPO3। इसका कर दिया ट्राई और इसको कर दिया साइक्लिक। वैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ H3P3O9, H3P3O9। कंपाउंडिंग स्ट्रक्चर में एक रूल है कि जब सेंट्रल एटम की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो अक्सर कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक होता है। और वैसे इसमें तो इसने बोला ही साइक्लिक है, तो क्यों अपन वो हेडेक लें। तो अब साइकिल बनाएंगे तो देखो P अब फॉस्फोरस मिला के साइकिल बना देंगे तो मेंबर रिंग कितने बनी, 3 मेंबर ही बनी। फिर इससे अगर मैं बाकी वाला जोड़ दूं तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप जानते हो 3 मेंबरिंग स्टेबल नहीं होती है। 3 मेंबरिंग स्टेबल नहीं होती है। तो अपन क्या करें फिर, एक P के साथ क्या लगाओ, P बीच में क्या लगाओ, O। अब क्या बचा अपने पास, डबल बॉन्ड O और OH, डबल बॉन्ड O एंड OH, डबल बॉन्ड O एंड OH। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी POP बॉन्ड, कितने POP बॉन्ड बेटा, 1, 2 और 3 इसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आंसर अपना क्या गया, 3rd। राइट आंसर क्या बेटा, 3rd। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाओ। मोलिकुलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड SiF4 आर रेस्पेक्टिवली। इनकी क्या क्या शेप्स ये दे रखी है रेस्पेक्टिवली। तो इनमें अपन को बताना क्या है, विद 2 0 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। इनकी शेप होगी, उसमें कितने कितने लॉन पेयर होंगे। अपना मेन क्वेश्चन क्या बना, देखो क्या पूछा इसके अंदर, जो भी इनकी शेप होगी बेटा, इनकी जो भी शेप होगी XYZ, उस शेप में ये कह रहा है कि कितने कितने लॉन पेयर होंगे। ये देखो सभी में लॉन पेयर पूछ रहा है, क्या क्या लॉन पेयर है। शेप बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है बेटा कि कोई भी आपका स्पीसीज है उसको आप नोट करो और उसका सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ढूंढो आप, 6 है, और साइड एटम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब एक काम करो, आप इसको यहाँ ड्रॉ कर दो, S F F F F 1 2 3 4 6 में से काम में कितना है, साइड की वैलेंसी क्या 1 1, 6 में से काम में कितना है, 1 2 3 4 5 6। बताओ बेटा, 1 लॉन पेयर आ गया, कितना आ गया, 1 लॉन पेयर। तो इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, इनमें से दोनों में से कोई है। आगे बढ़ता हूं मैं। CF4 किसी भी कोवेलेंट स्पीसीज के लॉन पेयर और सिग्मा बॉन्ड अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप काम क्या करो कि सेंट्रल एटम के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए 4, और साइड एटम की वैलेंसी पता होनी चाहिए क्या है, 1, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं लगाऊँ इसमें CFF, वैलेंसी क्या, 1, सिंगल। बताओ इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 में से 1 2 3 4, कोई लॉन पेयर नहीं बचा, 0 लॉन पेयर चला गया। तो बेटा इसमें तो 0 और इसमें 0 नहीं, 1 आ गया। तो अब आंसर कौन सा ठीक हो गया। और इसमें आप और चेक कर लोगे तो अपन याद करेंगे तो 8 में से 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से 4 काम आगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 4 काम तो 2 लॉन पेयर बच जाएंगे। तो आंसर राइट कौन सा है, 4। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 80। नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन दिस। फिर वही बात, मैंने क्या बोला, साइक्लिक कंपाउंड है भाई, साइक्लिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम की संख्या 3 आ गई, 3 या 3 से अधिक होती है तो कंपाउंड क्या होता है, साइक्लिक होता है। एक थायोनस और थायोनिक सीरीज होती है उनको छोड़कर। तो साइक्लिक है तो फिर वही पहले वाली बात,
उस साइक्लिक ट्राईसाइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड वाली बात होगी। 3 सल्फर से तो 3 मेंबरिंग बनेगी, 3 मेंबरिंग पॉसिबल नहीं, इसलिए बीच में क्या लगाने पड़ेंगे, ओ ये लगा दिया। बताओ क्यों 3 मेंबरिंग नहीं बनाई, क्योंकि 3 मेंबरिंग स्थायी स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि उसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाता है, इसीलिए 3 मेंबरिंग अपने को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बनानी ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह 3 मेंबरिंग जरूर आती है, वो साइक्लोप्रोपेन, वो भी ज़्यादा स्टेबल साइक्लोप्रोपेन होता है, वो भी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। बाकी किसी में 3 मेंबरिंग आपको इनऑर्गेनिक में तो आप ये सोच लो बनानी ही नहीं है अपने को, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती है। तो 6 मेंबरिंग होगी। बताओ एसएस बॉन्ड, एक भी एसएस बॉन्ड दिख रहा है क्या आपको, कोई एसएस बॉन्ड नहीं है, सो आंसर इज 0। क्या आंसर क्या बेटा, 0। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 81, द कॉमन फीचर्स ऑफ स्पीसीज दिस। देखो आप, बॉन्ड ऑर्डर का एक ट्रिक होती है, बॉन्ड ऑर्डर की एक ट्रिक होती है जिसको आप शायद जानते भी होंगे। ट्रिक क्या होती है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। वैसे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, ये तो ट्रिक शॉर्टकट निकालने का तरीका है। फॉर्मूला तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। एमओटी का डायग्राम अपन बनाएंगे। तो अब ये ट्रिक अपन काम में लो, जिसमें 14, इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट करके ये रिजल्ट निकाला गया कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। इधर जाओ तो भी 0.5 से घटा दो, और इधर जाओ तो भी 0.5 से क्या कर दो, घटा दो। तो ये कितना हो गया, 2.5, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1.5, ये क्या हो गया 2.5, ये क्या है 2, और ये क्या है 1.5, और ये क्या है 1। ये बॉन्ड ऑर्डर है। अब इनके इलेक्ट्रॉन गिन लो। अगर मैं बात करूं Cn माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया, 14। कितने हो गए, 14। इसके अंदर निकालें अपन, इसके अंदर निकालें अपन तो एक बार वापस कर देते हैं। देखो क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जब कैलकुलेशन डाटा पुट करके कैलकुलेशन निकाल के रिजल्ट तक पहुँचे हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। इधर जाओगे तो भी आपको 0.5 से घटाना है, और इधर आओगे तो भी 0.5 से घटाना। ये एक ट्रिक बन गई, जैसे कैलकुलेशन करके निकाली गई। तो इसका कितना हो गया 2.5, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 1.5, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 2.5, ये क्या है 2, ये क्या है 1.5, ये क्या है 1। अब इनके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन निकालें। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना देखो आप, 6 प्लस 7 प्लस 1 बराबर कितने हो गए, देखिए ये कौन सा माइनस वाला, 6 तो इसके होते हैं, 7 इसके पास होते हैं, एक माइनस वाला कितने हो गए 8, 7 1 8, 8 6 14, इसमें 14, इसमें निकालो आप 6 प्लस 8 बराबर कितने हो गए 14, इसमें कितने हैं 7 प्लस 8 और माइनस 1 क्यों, चार्ज क्या है प्लस, तो ये भी कितना हो गया 14 14 14 14 14 14 14, सब में क्या है 14 है। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर सभी का क्या आएगा, सेम आएगा। बॉन्ड ऑर्डर सभी का क्या आएगा, सेम। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन क्या है, समान। तो आंसर क्या आ गया अपना, बॉन्ड ऑर्डर 3 और सभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं अपन। SiCl4 और CCl4 के बारे में बोल रहा है कि इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, इसका नहीं होगा। बिल्कुल इसकी सही बात है, बिल्कुल 100% इसकी सही बात है। सही बात क्यों है, क्योंकि इसके पास ये 3D से बिलोंग करता है, और ये थर्ड पीरियड से ये और सेकंड से, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि इसके पास क्या पड़ा है, वैकेंट डी पड़ा है। क्या पड़ा है, वैकेंट डी पड़ा है। तो वैकेंट डी है तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस होने की कंडीशन क्या है, चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, वैकेंट डी अवेलेबल होना चाहिए। वैकेंट डी अवेलेबल है तो इसका बेटा हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इसके पास वैकेंट नहीं है क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो इसके पास वाटर के हाइड्रोलाइसिस करने के लिए, अटैक करने के लिए, लोन पेयर को यहाँ पर डालने के लिए जगह नहीं है, सो इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। SiCl4, अब अगला ये ओके, ये सही बात है। अब ये बोल रहा है SiCl4 आयनिक है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिलिकॉन की तो पोलराइजिंग पावर, कार्बन की सिलिकॉन और कार्बन की तो और भी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, लेकिन सिलिकॉन की भी ठीक ठाक अच्छी खासी पोलराइजिंग पावर होती है। इसीलिए सिलिकॉन क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, आयनिक नहीं बनाएगा। आयनिक कौन बनाते हैं, S ब्लॉक वाले बनाते हैं, ये वाले P ब्लॉक वाले अक्सर आयनिक नहीं बनाते। तो बेटा इसका आंसर क्या, दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो बोथ आर, ये तो होगी कट ही गया, बोथ आर ऐसा रीजन आर ट्रू नहीं है। एक ट्रू है दूसरा क्या है, फॉल्स है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो आंसर क्या गया बेटा,
थर्ड गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 83, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सी स्पीसीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगी? देखो यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन एक O2, दोनों का मैं डायग्राम बना लेता हूँ, दोनों के MOT के डायग्राम मैं बनाता हूँ। क्या बोल रहा है ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? देखो अब मैं O2 के लिए डायग्राम बनाऊँ। O2 के लिए क्या होता है, सॉरी O2 के लिए डायग्राम क्या होता है? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। किसके लिए बना रहे हैं अपन? N2 के लिए। तो पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y सिग्मा 2p z, और पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y एंड सिग्मा स्टार 2p z। ये किसके लिए डायग्राम बनाया बेटा अपन ने? नाइट्रोजन के लिए बनाया। अब नाइट्रोजन तक के लिए ये लागू है, तो इसके लिए तो ये लागू होगा। अब ये तीनों स्पीसीज नाइट्रोजन से आगे वाली है, तो इनके डायग्राम में सिर्फ क्या करना है, इसको अपने को यहाँ लाना है, इसको अपने को यहाँ ले जाना है। समझ गए आप? तो O2 का डायग्राम इधर बना दूँ। O2 वाला क्या डायग्राम? O2 या O2 से आगे के लिए डायग्राम क्या बन गया? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p z पाई 2p x इज इक्वल टू पाई, सॉरी हाँ ओके, पाई 2p x इक्वल टू पाई 2p y पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p z और सिग्मा स्टार 2p z। ये डायग्राम बन गया। ओके बेटा, अब देखो इसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ यही तो फ़र्क है, ये नीचे ये ऊपर आ गया, ये नीचे चला गया। N2 में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 14। इसमें कितने हैं? 18। इसमें कितने हैं? 16 और 1 17। इसमें कितने हैं? 18। तो इन तीनों के लिए डायग्राम तो एक ही काम आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के बाद में एक डायग्राम काम आता है। कौन सा? ये। और नाइट्रोजन तक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सॉरी लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक तो डायग्राम ये काम आएगा, उससे आगे डायग्राम ये काम आएगा। तो इसके लिए डायग्राम तो कौन काम आएगा? ये। और इन तीनों के लिए डायग्राम कौन सा काम आएगा? वो। तो लेते हैं अपन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा अपने पास? नाइट्रोजन में 14। भरना शुरू करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई अनपेड नहीं है, तो ये क्या है? अनपेड है ही नहीं। अनपेड पूछा इसने। और अनपेड नहीं है तो क्या होगा? डायामैग्नेटिक हो। क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। यहाँ मैं भरना शुरू करूँ। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 भरूँ मैं। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कोई अनपेड नहीं, इसमें भी कोई अनपेड नहीं है। मुझे इसमें दिख रहा है इसमें अनपेड होंगे। इसमें कितना है? 17। 17 होते ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहाँ 2 है, 2 में से एक ही रहेगा, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अनपेड होते ही क्या हो जाएगा? पैरा। तो बेटा राइट आंसर कौन सा जा रहा है? थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 84 अपने को बेटा बोल रहा है कि फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। कौन सी आइसो स्ट्रक्चर और कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? स्ट्रक्चर भी सेम हो और आइसो इलेक्ट्रॉन भी हो। इलेक्ट्रॉन मतलब समान हो, इलेक्ट्रॉन समान हो तो मैं सबके इलेक्ट्रॉन निकालने इधर शुरू करता हूँ। इसके निकालना शुरू करूँ। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने? 7। ऑक्सीजन के पास कितना? 8 दिया 24 8 3 24। एक इलेक्ट्रॉन माइनस वाला जोड़ दिया मैंने। तो बताओ 8 कितने हो गए? 28 सॉरी 24 और 8 कितने हो गए? 32। कितने हो गए? 32। फिर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितने हैं? 6 8 3 जा 24 प्लस क्या कर दिया मैंने? 2 माइनस वाला। माइनस है, जितना माइनस होता प्लस करना, प्लस होता वो माइनस करते हैं। बताओ ये भी कितना हो गया बेटा? 32। फिर मैंने इसमें निकाला तो कितना? 17 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन हो गए और 28 ये, और एक माइनस वाला और प्लस कर दिया। फिर ये कर दिया अपन ने कितना? 16 और ये कितना है? 24। तो 24 कितने हो गए? 40 और ये कितने हो गए? 46। तो ये दोनों क्या रहे? सेम। और इनकी शेप भी क्या होती है? स्ट्रक्चर भी क्या होती है? सेम। सो राइट आंसर इज फर्स्ट, रिमेनिंग आर
रॉन्ग। ओके बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं है, ये दोनों समान, स्ट्रक्चर भी इनकी क्या होती है, एक समान होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखो बेटा क्या बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोलिकुलर शेप ऑफ हाईएस्ट डाइपोल वाली कौन सी मोलिकुलर शेप है, हाईएस्ट वाली डाइपोल वाली। देखो आप जब कोई डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो पॉलीएटॉमिक स्पीस होती है ना, तो उसमें सभी बॉन्ड मूवमेंट का अपन क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सभी बॉन्ड मूवमेंट का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसके अंदर ये वाली स्पीसीज जो है, देखो आप डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, लेस एंड राइट, ये इधर ये इधर इधर, और इसके अंदर ये ऐड हो गया, इसलिए रिजल्टेंट सबका क्या हो गया, एक साथ हो गया, इसीलिए इसका डाइपोल मूवमेंट बेटा इसका जिसमें 3 H और 1 Cl है उसका ज़्यादा होगा। आंसर क्या गया बेटा, फर्स्ट आंसर क्या है, करेक्ट है। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन अपने बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट्स इज फॉर्म्ड व्हेन 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ SiO4 टेट्राइड यूनिट्स आर शेयर्ड। मतलब जिसमें 3 एटम शेयर होते हैं। देखो बेटा 3 एटम वाली शीट होती है और 4 एटम वाली 3D सिलिकेट होता है। देखो सिलिकेट में क्या होता है, इसको अपन डिटेल से काफ़ी समझना पड़ता है, तब देखो वैसे शीट अपन बना सकते हैं, जैसे शीट बनाए दें अपन, देखो सॉरी इस प्रकार से। अब आपको यूनिट समझ में अगर आ जाए तो देखो अब इस प्रकार से इसमें ऐसे यूनिट्स चलती है, तो फिर इधर वाली इधर आएगी ऐसे, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है बेटा, समझ गए ना। अब देखो आप कोई भी एक यूनिट से लेके मैं समझाऊँ, देखो आप यहाँ सिलिकॉन होता है, इसके चारों तरफ पीछे क्या ओ होता है, ओ पर क्या है माइनस चार्ज, ये ओ है, ये ओ है, ये ओ है। देखो SiO4 में एक तो सिलिकॉन है पॉइंट वाली, और ये सर्कल क्या है, ऑक्सीजन है। ये 3 ऑक्सीजन तो क्या हो गए, शेड हो गई, ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बच गया सीट के अंदर। तो शेड कितने हुए बेटा, 3 शेड हुए और 1 हो, तो कौन सी सीट होगी बेटा, सीट सिलिकेट। पायरो में कितना होता है, 1 होता है, इसमें कितना होता है, 3, इसमें क्या होता है, 1 होता है। 3D सिलिकेट में 3D डायमेंशन सिलिकेट में चारों के चारों होते हैं, और लीनियर में 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। ओके बेटा, तो अपना क्वेश्चन हो गया 86। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 87 क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एन। अब CO का बॉन्ड ऑर्डर पहले निकालना है अपन, CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और 8 कितने हो गए बेटा, 6 और 8 कितने हो गए, 14 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब हमें चेक करना है 3 किसका नहीं है। अब इसमें सब इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो बॉन्ड ऑर्डर अपना बजाएगा। इलेक्ट्रॉन अपन निकालें सब के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखते हैं अपन। 7 और 8 कितने हो गए, 15 और 1 16। इसमें कितने हो गए, 7 और 8 15 में से 1 गया, कितना बचा, 14 इसमें। अब यही मुझे आंसर सीधा दिख रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, 15 कितना होगा 2.5, और 16 कितना होगा 2। तो आंसर मुझे इससे नहीं मैच खाता हुआ, यही जाता हुआ लग रहा है। कौन सा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट 87 हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन 88। अमॉन्ग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरा का मतलब जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो इसको तोड़ो आप, ये आयनिक है, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। इसको तोड़ना सीखो आप, तोड़ना सीखे अपन तो क्या होगा, देखो आप इसको हटाओ यहाँ से, तो तोड़ा तो अपन 2Na प्लस O2 -2, और ये तुम्हारा कौन है, ओजोन है ही। और ये अब इसके बारे में अपन देख लेंगे। और एक बचा कौन, ये, इसको तोड़ो आप, K++ प्लस O2 माइनस, ये क्या है ये प्रोक्साइड, ये क्या है सुपर ऑक्साइड। इसका भी अपन थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था, आपको याद आ रहा होगा। इस प्रकार से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p z, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 और 17। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, और इसमें कितने 18। देखो 17 तो अनपेड है कि 18 होते वापस अनपेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बताओ पैरामैग्नेटिक कौन हुआ, कौन हो बेटा पैरामैग्नेटिक, KO2 क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट 88 के बाद अपन चलते हैं 89 पर। 89 पर द परसेंटेज ऑफ p करेक्टर इन ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग PP। अब PP इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3, और sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो बताओ कौन से करेक्टर कितने हो जाएंगे, sp3 में कितने हो गए परसेंटेज
75%। कितना हो गया? 75%। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट अगला लेते हैं अपन 89 के बाद 90, क्वेश्चन नंबर 90। अमोंग द हुंड्स रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल B2 इज, B2 में ये क्या हुंड रूल को वायलेट कर दो तो बेटा क्या होगा? देखो अब क्या होगा देखते हैं अपन। अभी अपन डायग्राम बनाया था, बताओ डायग्राम बनाया था तो क्या किया था अपन ने? देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, और ये क्या हो जाएगा? N2 वाला डायग्राम कहाँ बना? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p भाई, यहाँ से तक अपना काम हो जाएगा। भरना शुरू करो। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 10 इलेक्ट्रॉन है, भरो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ ऐसे भरूंगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों एक साथ है। अगर हुंड रूल फॉलो करूंगा तो पहले एक एक भरूंगा, ऐसे एक इसमें एक इसमें। अब ये कह रहा फॉलो करो मत, फॉलो नहीं करो तो इसको कैसे, ये कैसे भरा जाएगा? ऐसे ही भर देंगे, ऐसे भर देंगे तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 0। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर वही रहेगा। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर तो कितना? एक ही रहेगा, लेकिन ये डाया से पैरा से क्या हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा एक और प्रति चुंबकीय। तो आंसर क्या गया बेटा? बॉन्ड ऑर्डर तो 1 ही है, लेकिन क्या हो गया? डाया मैग्नेटिक हो गया। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 हो गया अपना। 90 के बाद अपन आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखो मैं इसको पूरी सीरीज को एक बार आपको समझा देता हूँ। ये क्या है? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन। बताओ ये क्या है बेटा? P6, ये क्या है? P5, ये क्या है? P4, ये क्या है? P3, ये क्या है? P2, P1, S2 एंड S1। आप जानते होंगे पेनिट्रेशन पावर कारण ये इधर और इधर हो जाते हैं, हाफ फील्ड के कारण ये इधर और इधर हो जाते हैं, इतना आप जानते होंगे। तो उधर रिजल्टेंट ऑर्डर क्या था बेटा? आर्गन, आर्गन, आर्गन के बाद कौन आएगा? Cl, Cl के बाद क्या आएगा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या आएगा? सल्फर, सल्फर के बाद क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद ये एक्सचेंज हो गए तो मैग्नीशियम आ गया यहाँ पर, और इधर कौन आ गया? एल्यूमिनियम, और लास्ट में कौन आ गया बेटा? सोडियम आ गया। कौन आ गया? सोडियम आ गया। ये तो होता है इसका ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट IE ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम। बिल्कुल सही है, एल्यूमिनियम की लेस हो गई, मैग्नीशियम की ज़्यादा, एकदम ओके बात है। पूछ तो बताना क्या आपने को इनकरेक्ट बताना है। फिर बोल रहा है सेकंड IE ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। बताओ सेकंड की बात कर रहा है, तो बताओ ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेकंड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? नियॉन बच जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नियॉन का मतलब P6 कॉन्फिगरेशन हो गया, और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या बन जाएगा? S1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? S1। अब बताओ, अब ये देखो फर्स्ट IP में तो S2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, S1 से निकलेगा, तो ज़्यादा किसका है? S2 का। सेकंड IP अगर देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए तो पीछे क्या बचेगा? S1 बचेगा। S1 से निकलेगा, इसमें किसने? P6 से। तो ज़्यादा किसकी हो जाएगी? सेकंड ज़्यादा किसकी हो जाएगी? Na की हो जाएगी। जब इसने क्या बोला? Mg की। ये बात रॉन्ग है, इसीलिए अपना आंसर राइट यही है। बात गलत है, गलत बात है अपने को बतानी, तो आंसर क्या गया बेटा? सेकंड। आंसर क्या गया? सेकंड। ओके बेटा, 91। 91 के बाद अपन बात करते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। आप तो सीधा से हिसाब रखो, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, या मैं कहूँ पोलराइजिंग पावर से बताते हैं वैसे तो, लेकिन इसको अगर हम पोलराइजिंग पावर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जोड़ें अपन, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे क्या होगी? बढ़ेगी, तो वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? इसकी, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया? यही हो गया, Cl की ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, उसके बाद SO2, और लास्ट में क्या गया? P4O10। ओके बेटा, किससे देखा अपना? इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे तो एग्जैक्ट आंसर तो पोलराइजिंग पावर से जाता है, √5 की वैल्यू से होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हो गया अपना कौन सा? 92। 92 के बाद क्या गया? 93, क्वेश्चन नंबर 93। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ मोनोवेलेंट एनाइन, सॉरी E ऑफ न्यूट्रल एटम। जितनी इसकी E ज़्यादा उतना वो क्या होगा? स्टेबल होगा। आप जानते होंगे बेरिलियम S2 होता है और छोटी साइज़ होती है। बेरिलियम S2 कॉन्फिगरेशन सबसे छोटी साइज़ होती है, इसीलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में अपन देखें तो नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनकी ये क्या होती है? नेगेटिविटी लेना नहीं चाहते हैं, और जो लेना नहीं चाहते उनको इलेक्ट्रॉन दोगे, तो ये लेना ही नहीं चाहता, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे दिया, तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब ये कम तो एनाइन की स्टेबिलिटी कम, तो ये कम किसकी होती है? बेरिलियम की। इसीलिए आंसर अपना क्या जाएगा? ये। ओके बेटा, E से आंसर देना है। बताओ एनाइन की स्टेबिलिटी किससे देखेंगे? E से। E आपको निकालनी
आनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। ओके बेटा, 93 के बाद अपन बात करते हैं 94 क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है बेटा? 94 क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक मैं सारे बता देता हूँ, एम्फोटेरिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से, नोट लगा के लिख लो आप, क्या है? ऐसे ऐसे सब, जनावे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? ये एलिमेंट खुद एम्फोटेरिक है, इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। तो बताओ क्या? ऐसे सब, जनावे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। इनके ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, खुद एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं। इनमें से कौन सा रहा बेटा? जिंक। इसीलिए आंसर क्या गया? जिंक का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा। ओके बेटा, ट्रिक लिख लेना आप, ऐसे सब जनावे आली पंजाबी सॉन्ग गाया करो। ओके, 95 क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। ये क्या है बेटा? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, साइज बड़ी होती है, पॉजिटिव चार्ज से साइज छोटी होती है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर ये 10 इलेक्ट्रॉन की सीरीज है, तो बताओ इधर गए तो साइज क्या होगी? बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। अब ये क्या है? आईपी क्या है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर इसके नीचे कौन है? फॉस्फोरस। अब ये देखो आप, मतलब आप यहीं कट रहा ऑप्शन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से ज़्यादा तो किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। बाकी आप देखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। तो आंसर ये क्या है? ये दिया हुआ क्या है? गलत है। और अपने को बताना क्या है? नॉट मैच, नहीं मैच कर रहा है। तो आंसर क्या है बेटा? सेकंड करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 95 हो गया अपना 95। तो 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 96 क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि ये सोल्यूबल क्यों नहीं है। भाई सोल्यूबल कोई चीज़, पहली बात तो सोल्यूबल होने के लिए चाहिए क्या? दो एनर्जी चाहिए। एक तो क्या चाहिए? लेटिस चाहिए। एक तो क्या चाहिए? लेटिस तो क्या होना चाहिए? कम। देखो जैसे मान लो मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाऊँ आपको, ये मार्कर है, इसको मुझे खोलना है, तो खोलने के लिए मैं एनर्जी दूंगा। तो खोलने के लिए जो एनर्जी मैं दे रहा हूँ, एक तो मैं दूंगा, और इसको चाहिए वो NaCl को घोलना है, सीजियम आयोडाइड घोलना है, तो घोलने के लिए चाहिए एनर्जी, वो तो क्या है? लेटिस एनर्जी है। और जो दे रहा हूँ वो पानी में डालने पर क्या निकलेगी? हाइड्रेशन। पानी में डालने से जो हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही है, वो अगर उसको चाहिए तोड़ने में उससे ज़्यादा है तो टूट जाएगा। अगर इसको खोलने के लिए मुझे एनर्जी जितनी चाहिए उतनी एनर्जी मैं दे दूंगा तब तो खुल जाएगा, उससे ज़्यादा दूंगा तो नहीं, दूंगा तो नहीं खुलेगा। तो बताओ एनर्जी खोलने के लिए NaCl सीजियम आयोडाइड को घोलने के लिए, या किसी भी आयनिक कंपाउंड को घोलना है, सोल्यूबल करना है, तो वो एनर्जी पानी में कहाँ से अवेलेबल होती है? पानी में कहाँ से अवेलेबल होती है? हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन एनर्जी, जल योजन ऊर्जा। तो सिंपल सी बात है, सीजियम की साइज क्या है? सीजियम की साइज क्या है? बड़ी है। आयोडीन की साइज भी क्या है? बहुत बड़ी है। दोनों की साइजें क्या है? बड़ी है। आयोडीन की बड़ी है। बड़ी साइज है तो इनकी डेंसिटी क्या है? चार्ज की डेंसिटी क्या है? बहुत कम है। चार्ज की डेंसिटी कम है तो हाइड्रेशन क्या होगा? दोनों का ही कम होगा। हाइड्रेशन कम होगा तो इस लेटिस को तोड़ना क्या होगा? तोड़ने के लिए जितनी लेटिस एनर्जी चाहिए उतनी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। तो दोनों ही बातें सही है, तो इसीलिए आंसर क्या जाएगा? चौथा। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके बेटा, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया 96 के बाद अपन बात करते हैं 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन बेटा अपने क्या बोल रहा है? देखो 97 क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम मेटल इज हीटेड टू ए टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेल्सियस इन एक्सेस ऑफ ड्राई एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो लिथियम तो बनाता है ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड, रिमेनिंग फॉर्म सुपरऑक्साइड। जैसे जैसे नीचे साइज बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्साइड, प्रोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड बनते हैं। सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड। और प्रोक्साइड का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? प्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये प्रोक्साइड है। अब ये क्या कह रहा है? कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रोक्साइड CO2 की प्रेजेंस में क्या बना देगा? Na2CO3 बना देगा। तो पहले तो क्या होगा? पहले तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर प्रोक्साइड। लिथियम क्या बनाता है? ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाता है? प्रोक्साइड। और बाकी बचे हुए क्या बनाते हैं? सुपरऑक्साइड। तो ये क्या बन गया बेटा? प्रोक्साइड। और प्रोक्साइड के बाद क्या बन गया? CO2 की प्रेजेंस में कार्बोनेट का निर्माण, कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या गया? थर्ड गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं 98, क्वेश्चन नंबर 98। ना की रब से मतलब ना कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके तो कार्बोनेट कितना ही गर्म कर लो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बट टूटते नहीं है, क्योंकि उनमें आयनिक कैरेक्टर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हटाए दो, बचे कौन? ये गर्म करने से टूटेगा। CO प्लस U2 दे देगा।
ये गर्म करोगे क्या होगा, बाइकार्बोनेट से क्या बनेगा, पहले कार्बोनेट बनेगा K2CO3, ये मिल जाएगा रेजिड्यू। फिर साथ में क्या निकल जाएगा H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ बेटा, तो इसमें तो बन जाएगी ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसमें कार्बोनेट और H2O और CO2। अब अगला वापस क्या बोल रहा है कि ये जो मिला है, ये मिला है, इसकी रिएक्शन किससे कराई, डाइल्यूट एसिड से, तो वापस कौन सी गैस निकले, CO2। बताओ इस ये तो बाहर निकल गई, ये गैस तो बाहर निकल गई, ये गैस ये बाहर, ये गैस बन गया पानी, ये बाहर निकल गया। अब बताओ बचा कौन ये, अब आप सोचो डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कराओ तो कौन सा CO2 दे सकता है, इसके पास है क्या कार्बन, किसके पास है, इसके पास। तो इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, डाइल्यूट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं HCl से करा दूँ, HCl से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, KCl, क्या बन जाएगा, KCl प्लस H2CO3, क्या बन जाएगा, H2CO3। और H2CO3 आप जानते हो अनस्टेबल एसिड होता है, क्या होता है, अनस्टेबल, और H2 और CO2 में टूट जाएगा तो आपको वापस क्या मिल जाएगी बेटा, CO2 गैस मिल जाएगी। इस H2CO3 के साथ तो बेटा वही बात है, मछली वाली, बचपन में आपने कहा सुनोगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका वही है, ये पानी में रहता है तो जिंदा रहता है, और जैसे पानी से बाहर निकाल दो तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, H2O प्लस CO2 के अंदर। ओके बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 98। क्या था, 98। तो आंसर अपना क्या गया इसके अंदर, थर्ड आंसर गया, क्या गया बेटा, आंसर इसके अंदर गया थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं अपन। ड्राइंग एजेंट विच रिएक्ट विथ CO2 एंड रिमूव वाटर वेपर फ्रॉम अमोनिया। ड्राइंग एजेंट हमेशा उसको चूज किया, ड्राइंग एजेंट का मतलब एक चीज को ड्राई करना है, तो आप ऐसा ड्राइंग एजेंट चूज करोगे जो जिस चीज को ड्राई करे उससे रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, सिर्फ किससे करनी चाहिए, वाटर से करनी चाहिए, सिर्फ किससे करना चाहिए, वाटर से। इसीलिए ड्राइंग एजेंट चूज करते समय हमेशा ये ध्यान रखते हैं जिसको ड्राई करते हैं उसकी नेचर सेम होनी चाहिए, अपोजिट नेचर होगी। अगर एसिड को ड्राई करना तो बेस नहीं लेंगे, बेस को ड्राई करना तो एसिड नहीं लेंगे, अपोजिट नेचर ले लोगे तो क्या बनेगा, साल्ट बन जाएगा। इसीलिए नेचर क्या रखनी है, ड्राइंग एजेंट की नेचर क्या रखनी है, सेम। तो अमोनिया की नेचर क्या है, अमोनिया की नेचर क्या है, बेसिक है। तो ड्राइंग एजेंट भी आप क्या चूज करोगे, ड्राइंग एजेंट भी बेटा क्या चूज करेंगे अपन, बेसिक ड्राइंग एजेंट ही चूज करेंगे। अमोनिया बेस है तो ये बेस, इसको चूज करो आप। अब ये इसको आप इसमें डालोगे अमोनिया में तो इस पर +2 चार्ज और -2, ये पानी से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, और पानी हो गया गायब, और चीज़ क्या हो गई, ड्राई, क्या हो गई, ड्राई। ओके बेटा, ये क्वेश्चन था अपना 99। तो आंसर क्या गया, सेम नेचर वाला चूज करना है। एसिड है तो बेस मत लो, बेस है तो एसिड मत लो, एसिड है तो एसिड ड्राइंग एजेंट लो, बेस है तो बेस ही ड्राइंग एजेंट लो। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 99 हो गया, 100 लिखते हैं। अब कह रहा है मेटल एम बर्न विद डेजलिंग ब्रिलियंस इन एयर टू गिव वाइट पाउडर द वाइट पाउडर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए वाइट प्रिसिपिटेट एंड कलर्ड लेस गैस विच ए करेक्टरिस्टिक स्मेल। अब आप एक चीज सोचो, देखो बिना कलर की गैस, ऐसी कोई गैस हवा में क्या क्या चीजें सोचो आप, हवा में एक ऑक्सीजन है, हवा में एक नाइट्रोजन है और CO2 है। बताओ कौन सी चीज रिएक्शन करे किससे, किसी मेटल से, तो एक स्मेल वाली गैस निकले। बताओ ऑक्सीजन से कराने से कोई ऐसी निकलेगी नहीं। नाइट्रोजन एक चीज है, नाइट्राइड अगर बन जाए तो नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस कराने से अमोनिया बनती है, और अमोनिया का क्या होता है, क्या आता है, स्मेल आती है। समझिए ना आप। तो द मेटल एम डिकम्पोज इन हॉट वाटर बट नॉट इन कोल्ड वाटर। हॉट वाटर में हो जाती है लेकिन कोल्ड वाटर में नहीं होती है। और ऐसी कौन सी है, मैग्नीशियम। कौन सी बेटा, मैग्नीशियम। इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम। क्या जाएगा, मैग्नीशियम। सॉरी आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम जाएगा। क्या जाएगा, मैग्नीशियम। ये नहीं, क्या जाएगा, ये मैग्नीशियम। आंसर थर्ड, आंसर क्या जाएगा, थर्ड। देखो फर्स्ट ए, इसमें ये फर्स्ट है, ये तो नाइट्रोजन से रिएक्शन करते ही नहीं, नाइट्राइड, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गई, ये तो वैसे ही काट दो आप। बचा कौन, ये दोनों। इन दोनों में ये तो, ये वाला कौन सा, ये वाला हॉट वाटर के साथ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, हॉट के करता है। तो आंसर क्या गया बेटा, थर्ड। ओके बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस ओलंपियाड 11th फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, डेंसिटी आपको गिवन है और वेपर डेंसिटी पूछा है। तो डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो आप पहले क्या निकाल लें, मोलर मास। तो मोलर मास क्या होगा, मोलर मास कितना होता है, 1 मोल का मास, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22400 ml। तो 0.001293 × 22400
ये क्या आ गया, मोलर मास। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये मोलर मास आएगा 28.8, ये मोलर मास आ गया 28.8 मोलर मास। अब वेपर डेंसिटी निकालना है, तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, मोलर मास बाई 2 होता है। तो यहाँ पे 28/8 बाई 2 क्या आ गया आंसर, 14.4। 14.4 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर 52। स्ट्रेंथ आपको दे रखा है 10⁻⁻² MnA2CO3 सॉल्यूशन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी विल बी, डेंसिटी गिवन है, मोलैलिटी पूछा है। तो 10⁻² M, इसका क्या मीनिंग है, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन ले लें तो उसके अंदर कितने मोल हैं, 10⁻² मोल्स हैं। ये इसका मीनिंग है, किसके, Na2CO3 के। अब 1 लीटर का क्या मीनिंग है, 1000 ml, और आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.1, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का मास हो गया। किसका मास, सॉल्यूशन का। और मोलैलिटी में आपको मास किसका चाहिए होता है, सॉल्वेंट का। तो देखें 10⁻² मोल है, इसका मास निकाल लें, तो 10⁻² इंटू मोलर मास आपको गिवन है 106, तो ये कितना आ गया, 1.06 ग्राम, 1.06 ग्राम। इसका क्या मीनिंग है, बहुत कम मास है, बहुत कम मास है। तो इसको अगर आप 1100 में से माइनस करो या नहीं करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्टली अपन सॉल्व कर सकते हैं 10⁻² अपॉन 1100, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा इंटू 1000। क्यों, क्योंकि ये ग्राम में है। तो अगर इसको आप सोल्व करते हो तो बहुत इजी सा है, आराम से सोल्व किया जा सकता है। ये 10 अपॉन ये कैंसिल हो गया, 1/11, ये 9 इंटू कितना, ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर, 9 इंटू 10⁻³ इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, a solution containing 0.1 mole of metal chloride MClX requires 500 ml of AgNO3X solution ना, MClX इसका रिएक्शन करवा रहे हो AgNO3 के साथ, AgNO3 क्या बन रहा है, रिएक्शन आपको गिवन है MClX प्लस X AgNO3, ये रिएक्शन गिवन है और बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ X पूछा है। बहुत आसान, एकदम सिंपल क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स NMClX अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 NaGNO3 अपॉन X, MClX कितना दे रखा है 0.1 अपॉन 1 इज इक्वस टू NaGNO3, इसके मोल कितना देखो 0 M इंटू वी से, इसके मोल कैसे निकालोगे, M इंटू वी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल होता है। तो 0.8 इंटू ये देखिए 500 ml यानी 1/2 लीटर और अपॉन X, ये 0.4 आ गया, 0.4, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 16 ग्राम ऑफ आइडियल SOX ऑक्यूपाइज 5.6, तो वैल्यू ऑफ X पूछा है, तो मोलर मास निकाल लीजिए, बहुत सिंपल, 5.6, तो नंबर ऑफ मोल्स 5.6 अपॉन 22.4, तो ये कितना मोल आ गया, 1/4 मोल। 1/4 मोल का मास कितना है, 16 ग्राम, यानी आप क्या लिख सकते हो 16 अपॉन m, तो m कितना हो गया 64, तो 64 करना है, तो सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 16x इक्वल्स टू 64, तो देखिए 16x इक्वल्स टू क्या हो गया 32 माइनस करोगे 32, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम अमाउंट पूछा है Ag2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ C2H2 विच प्रोड्यूसेस 11.2 लीटर ऑफ CO2 ना, 11.2 लीटर ऑफ CO2 which produces
तो क्या 11.2 लीटर, 11.2 लीटर का क्या मीनिंग होता है, कितना मोल, 0.5 मोल, 0.5 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए आपको, अगर ये 2 मोल है तो आप बोल सकते हो कि NO2 अपॉन 5/2 इज इक्वल्स टू NCO2 अपॉन 2, बोल सकते हैं, निकाल सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब CO2 0.5 है, यानी आप 1/2 अपॉन 2 लिख सकते हो, और NO2 निकालना चाहो तो इसको 5/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, देखो आप बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। 1/2, ये 2 नीचे आ गया, ये 5/2 है, 5/2 है, ये देखिए रिएक्शन बैलेंस करके लिखा हुआ 5/2, तो ये कितना आ गया मोल, देखिए आप आराम से देख सकते हैं, ये 1/2, 1/4, 4, तो 5/16 मोल्स आ गया, 5/16 मोल्स किसके, ऑक्सीजन के। अब देखो अगर 1/2 मोल है तो इसका कितना मोल चाहिए, यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन का मोल है उसका डबल चाहिए। ऑक्सीजन के कितने मोल चाहिए, 5/16, तो NO2 आ गया 5/16, NO2 कितना आ गया 5/16, तो NaGNO3 क्या आएगा, उसका डबल आएगा, उसका डबल, तो 2 × 5/16 यानी 5/8 मोल्स आ गया, 5/8 मोल्स। तो 5/8 मोल्स अगर है और आपको पूछा है मास Ag2CO3 का, Ag2CO3 का अमाउंट पूछा है, तो Ag2CO3 का अमाउंट आप बता सकते हो आराम से। आपको क्या करना है, AgNO3 के मोल आ गए और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके लिए, Ag2CO3 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। तो Ag2CO3 का मोलर मास निकाल सकते हो आप, Ag2CO3 108, ये 60 इसका कार्बोनेट का हो गया, 108 और 60, तो 216 आ गया और 60 276 आ गया, 276 किसका आ गया, 1 मोल का। और आपको पूछा है कि कितना मोल चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो कि कंप्लीट कंबशन कराना है, उसके लिए विच प्रोड्यूसेस 11.2 लीटर, यहाँ से निकाला 0.5, ये 0.5 मोल आया 11.2 लीटर का, तो 0.5/2 किया, 0.5/2 ये आ गया, 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और इसके इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो बहुत आसानी से सोल्व करके आंसर आ जाएगा ना। ओके, करेक्ट। ये कंपाउंड का मोलर मास दे रखा है प्रेजेंट ना, तो कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 9:1:3.5 ये रेशियो दे रखा है, तो इसका मोलर रेशियो 9/12, 1/1 और 3.5/14, ये मोलर रेशियो निकाल लिया। ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1/4 हो गया। सोल्व करोगे, सिंपल रेशियो बनाना है इसका, तो 1/4 से डिवाइड करो, 3/4 डिवाइड बाई 1/4, 1/1/4, 1/4/1/4, तो ये आ गया 1, ये आ गया 4 और ये आ गया कितना 3/4, तो 3 आ गया। तो फॉर्मूला बन गया C3H4n। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, आपको मॉलिक्यूलर पूछा है, तो मोलर मास आपको दे रखा है 108, तो इसका एम्पिरिकल कार्बन का 12, 36, 4 और ये कितना हो गया 54 क्या आ गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 108/54, इसका वैल्यू आ गया 2, यानी इस फॉर्मूले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो C6H8n2 आंसर आ गया। तो C6H8 बता सकते हो, C6H8 आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ will be consumed to obtain 21 boron trichloride
तो BCl3 का रिएक्शन कराना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और 2B प्लस 3HCl है ना, 6HCl तो 3H2, तो 11.6 ग्राम। तो इसके कितने मोल हो गए, 11.6 अपॉन मोलर मास 10.8 दे रखा है 2 मोल। अगर ये 2 मोल है तो ये कितना मोल चाहिए, 3 मोल। 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 3 मोल वॉल्यूम बचा है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर, तो ये हो गया आपका 67.2 लीटर आंसर। बता सकते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 1/12 की जगह पर अपन 1/6 यूज कर लें तो 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना रहेगा, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 1/12 क्यों लेते हैं कि 12 है, उसकी जगह 1/6 लिया तो नीचे तो 1 ही रहने वाला है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड रहता है, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड इज द आंसर। रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट डेंसिटी आपको गिवन है। डेंसिटी गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का 29% बाई मास दे रखा है। तो 29% बाई मास, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग है 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर है तो उसके अंदर 29 ग्राम क्या है, H2SO4 है। ये इसका मीनिंग है। अब आपको दे रखा है 3.6 मोलरिटी, तो 3.6 m, इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लूँ, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो उसके अंदर 3.6 मोल क्या है, H2SO4 है, H2SO4। तो अगर मैं इसको 1000 ml ले लूँ तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1000 इंटू डी आ जाएगा, ये मास आएगा 1000 इंटू डी। इसके अंदर कितने मोल हैं, 3.6 मोल हैं, 3.6 मोल हैं 1000 इंटू डी, और 100 ग्राम में 29 ग्राम है। 100 ग्राम में कितने हैं, 29 ग्राम। तो आपको डेंसिटी गिवन निकालना है, आपको डेंसिटी आपको निकालना है। तो 3.6 मोल हैं 1000 डी में, तो 100 ग्राम का रिलेशन क्या दे रखा है, 29 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम में, तो इतने ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। तो ये 100 ग्राम में 29 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो गया, यहाँ से निकाल सकते हैं 29 अपॉन 100, ये हो गया 1 में, इंटू 1000 डी, ये टोटल मास आ गया। ये किसका आ गया, 3.6 इंटू 98। अब आप सोल्व कर सकते हो, देखो ऊपर क्या बचा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 290 डी इक्वस टू 98 इंटू 3.6। इसको 98 को अपन अप्रोक्स 100 मान लेते हैं, 100, तो यहाँ से 100 मान लिया इसको, तो ये कितना हो गया 360, और ये हो गया 290 अप्रोक्स। तो डी का वैल्यू निकाल सकते हो, 360 अपॉन डी, तो 36 और 29, 36 और 29, इसको सोल्व किया जा सकता है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, आप आराम से सोल्व करके इसको सोल्व कर सकते हैं। 36 है तो 6 हो गया, और ये हो गया आपका समथिंग, ये 30 मान लें अपन, 30 अप्रोक्स करें तो 36 अपॉन 30, तो ये हो गया आपका 18, और ये हो गया 15, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 5, तो 6 अपॉन 5, तो आप आराम से बता सकते हैं 6 अपॉन 5 में कौन सा आंसर आने वाला है, बता सकते हो ना, अप्रोक्सीमेट बता सकते हैं, है ना। Equivalent mass MnS over half molecular mass when it's converted, half MnSO4
तो Mn+2 में है, और इसका इक्विवेलेंट मास व्हेन इट कन्वर्टेड टू हाफ आना चाहिए, तो इसका वैलेंसी वेक्टर कितना आना चाहिए भाई? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी वेक्टर होता है। तो वैलेंसी वेक्टर हाफ अगर आ रहा है तो वैलेंसी वेक्टर कितना आना चाहिए? 2। तो यहाँ पर Mn किस में है वो देखो, ये 6 और +4 में है। Mn3O2 Mn2O3, तो 3 यानी माइनस का 6, तो ये प्लस का 3 हो गया, सॉरी ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 7 हो गया, और ये प्लस का 6 हो गया। तो कौन से के अंदर वैलेंसी वेक्टर 2 आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, तो आंसर कौन सा हो गया? MnO2। वैलेंसी वेक्टर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस एसिड आपको दे रखा है, उसका नॉर्मलिटी पूछा है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी कितनी है? 0.3 इंटू इसका वैलेंसी वेक्टर कितना होता है? वैलेंसी वेक्टर होता है इसका H3PO3। H3PO3 का वैलेंसी वेक्टर होता है 2। P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H, ये है। तो ये 2 ही H देगा, तो वैलेंसी वेक्टर 2 हो गया, तो आंसर हो गया 0.6। ये बोल रहा है कि कौन सी स्पीसीज में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है? +6, तो MnO4- ये +7 है ना। CrCN का क्या होता है? -1 होता है, तो Cr यानी x मान लें, तो -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3। तो ये इसका कितना आ गया? क्रोमियम का यहाँ पर +3 आ गया। NiF6, तो ये देखिए x मान लें, +-1 × 6 इक्वल्स टू -2, तो ये कितना आ गया? +4 आ गया। तो CrO2 यहाँ से आप मान सकते हो x +-2 × 2 +-1 × 2 इक्वल्स टू 0, तो यह आ गया आपका x इक्वल्स टू +6। तो आंसर हो गया CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। ये आपको दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड मेड अप 250 ml। तो इसकी सबसे पहले आप नॉर्मलिटी निकाल लें, तो 6.3 अपॉन इक्विवेलेंट मास इसका ऑक्जेलिक एसिड डाइहाइड्रेट का इक्विवेलेंट मास 2H देगा, COOH.2H2O। तो इक्विवेलेंट मास 126 डिवाइड बाई 2 यानी 63 आएगा। तो 63 ये आ गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000, और ये आ गया 250 ml। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.1 आ गया, 250 ये आ गया 4, तो ये 0.4 नॉर्मलिटी आ गया। नॉर्मलिटी कितना है? 0.4। अब आपको क्या करना है? NaOH से न्यूट्रलाइज करना है। तो एक तरफ तो क्या ले लें आप? एसिड ले लें, और एक तरफ NaOH ले लें। दोनों तरफ N1V1 इक्वल्स टू क्या लगा दें? N2V2। ये न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं। तो ये 0.4 आया एसिड का, इंटू V पूछा है, सॉरी V दे रखा है आपको, V है, V गिवन है 10, V कितना है? 10 ml, 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। और N2 कितना है? 0.1 इंटू V2 पूछा है, 0 पॉइंट से पॉइंट गया, V2 आ गया 40 ml। तो 40 ml इज द आंसर। बेसिक मीडियम में I माइनस बेसिक मीडियम MnO4 की प्रेजेंस में IO3- में कन्वर्ट होता है। IO3- में कन्वर्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बेसिक मीडियम की MnO4 की प्रेजेंस, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? आयोडेट आयन में कन्वर्ट होता है। आंसर फर्स्ट। O3 डज नॉट ऑक्सीडाइज। अब O3 किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी जो ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे
आप देख सकते हो KMnO4 जो है वो +7 में है, इस यहाँ पर +6 में है, यहाँ पर Fe +2 में है, यहाँ पर पोटेशियम और ये -1 में है ना, तो +7 में है, तो ये तो ओजोन को ऑक्सीडाइज कर दे, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया, O3 KMnO4 को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ओके, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जा रहा है, तो यहाँ पर Mn किस में जा रहा है, देखो MnO4 तो +6 में जा रहा है, यहाँ पर +4 में जा रहा है, Mn2O3 तो यहाँ पर +3 में जा रहा है और ये +2 में जा रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जितना चेंज आएगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये +7 है, तो +7 से +6 में गया तो वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 1। वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 1। +7 से +4 में गया, वैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 3। ये कितना आ गया, 4। ये कितना आ गया, 5। तो 1 3 4 5, 1 3 4 5 इज द आंसर। तो कॉपर सल्फेट एक्सेस Ki में Na2S2O3, दिस प्रोसेस विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको देखना है इसका रिएक्शन CuSO4, इसका Ki के साथ रिएक्शन देखना है तो क्या बनता है, Ki के साथ रिएक्शन से क्या बनता है। इसमें बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप पूरा कि विच कॉपर सल्फेट फॉलोड बाई Na2S2O3 के साथ, तो Na2S2O3 इसके अंदर ये जो है ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो CuI विल बी फॉर्म्ड, इवोल्ड IT विल बी रिड्यूस्ड। तो I2 I- है, तो I- से I2 बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, I- से क्या बन रहा है, I2। तो अगर इवोल्ड I2 रिड्यूस हो रहा है, I- इवोल्ड I2 विल बी रिड्यूस्ड, तो I- से बनाया I2, तो ये क्या बन रहा है, -1 से 0 में आ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। तो I- क्या हो रहा है, रिड्यूस, I- क्या हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। CuI2 will be formed, CuI2 will be formed, Cu2I2 will be formed। आप बता सकते हो बहुत आराम से कि कौन सा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, आप बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा है। I2 बनेगा, एक तो क्या बनेगा I2 और एक बनेगा Cui और एक बनेगा K2SO4। ये चीज़ें बनने वाली हैं इसके अंदर, ये चीज़ें इसके अंदर बनने वाली हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि I2 बनेगा, Cui बनेगा, Cui बनेगा, तो Cui2 विल बी फॉर्म्ड, Cui बनेगा या Cui2 बनेगा, ये आप आराम से इसके अंदर बता सकते हो कि Cui2 नहीं Cui बनेगा। ठीक है, तो आंसर निकाल सकते हो, विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो ये किसकी प्रेजेंस में, Na2S2O3 की प्रेजेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन KMnO4 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टाइट्रेशन अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट व्हेन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl की प्रेजेंस में सेटिस्फैक्टरी नहीं है, H2SO4 की प्रेजेंस में सेटिस्फैक्टरी है। अब H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि H2SO4 में सल्फर किस में है, +6 में है, और यहाँ पर Cl में क्या है, -1 में है। तो -1 में तो ये तो खुद भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, HCl खुद भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज। और अगर HCl एसिडिक मीडियम बन गया तो KMnO4 किस में चला जाएगा, KMnO4 चलाएगा Mn+2 में। तो HCl क्या कर देता है, पर मैग्नेट टू Mn+2 बना देता है, Mn+2 बना देता है।
नेक्स्ट कैलकुलेट रिक्वायर्ड 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atm and 298 Kelvin first excited state of atomic hydrogen, the energy of dissociation आपको गिवन है, डिसोसिएशन एनर्जी आपको गिवन है और आपको पूछा है कि कितना वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अपन मोल निकाल लेते हैं, PV इक्वल्स टू nRT से पहले अपन निकाल लें मोल। तो प्रेशर कितना है 1, वॉल्यूम 1 लीटर, N R 1/12 यूज़ कर लें और T 298 यूज़ कर लें, 298 है ना, 1/12 अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से N का वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। यहाँ से N का वैल्यू जो आएगा वो N का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.04 आएगा, 0.04 मोल आएगा, 0.04 मोल। अब 0.04 मोल H2 आया, H2 के मोल हैं ये, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 0.04 Na मॉलिक्यूल्स आ गए, ये मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम कितने आ गए 0.08 Na एटम्स आ गए, 0.08 Na एटम्स आ गए। ठीक है, ये यहाँ तक बता सकते हैं। अब इसका बॉन्डिंग एनर्जी किलोजूल पर मोल 436 किलोजूल पर मोल, तो 1 मोल किलोजूल पर मोल में है, तो 1 मोल के लिए कितनी चाहिए 1 मोल अगर बॉन्ड तोड़ना है तो 436 किलोजूल चाहिए 1 मोल के लिए। अब अपने पास कितना मोल है 0.4, तो 436 इंटू 0.4 किलोजूल, सॉरी 0.04 है, 0.04, तो 0.04 मोल चाहिए। तो 0.04 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ये होगा 17.8 अप्रोक्सीमेट, 17.8 अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। ठीक, ये इतना डिसोसिएशन है। अब आपको बोल रहा है कि एक्साइट करना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग हुआ 1 से जाना है 2 में, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इतना तो आपको पहले तोड़ने के लिए चाहिए 17.8 तो, और उसके अलावा आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो 13 ये हाइड्रोजन का है तो इसका वैल्यू कितना होता है -13.6 होता है, और इसका कितना होता है -3.4 होता है। तो कितना चाहिए आपको, कितना वैल्यू और देन -13.6 से आपको कहाँ जाना है -3.4 तक जाना है, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और देना पड़ेगा। अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एक एटम के लिए देना पड़ेगा, तो 10.2 और एटम कितने हैं ये 0.04 Na, 0.04 इंटू Na, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसको आप करो कन्वर्ट जूल में, तो जूल में 10.2 इंटू 0.04 इंटू Na और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इसको कन्वर्ट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी कन्वर्ट करने के बाद में वो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेट